हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट जुलाई के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। अच्छी तैयारी हो रही है आपकी, आप सेल्फ स्टडी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हमारे साथ सभी पेडागॉजिकल सेक्शन पे आप बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे, लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी का क्लास नंबर 6 करने वाले हैं, जहां पर आप सब जानते ही हो कि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करते हैं। ठीक है, और चलिए आज की क्लास को बिना किसी लेट लपेट के शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लेकिन एक बार शुरू करने से पहले मेरा एक अनुरोध जो हमेशा से होता है वो फिर एक बार है कि आप सभी अपने प्यारे दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों सभी को इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और उन्हें सब्सक्राइब करा दीजिएगा, ताकि अगली नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके और सीटेट की प्रिपरेशन वो भी आपके साथ कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? ध्यान दीजिएगा, जल्दी नहीं करेंगे, इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या है ना कि भाषा को लेकर के अक्सर एक दिमाग में मिथ होता है कि भाषा की पुस्तक पढ़ लेने से सिर्फ भाषा का ही ज्ञान होता है। ये बिल्कुल गलत है। मस्तिष्क का, सभी मानसिक शक्तियों का और आपके ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि होती है, पर उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? आइए जानते हैं। देखिए, भाषा तो हम राष्ट्रीय समाचार पत्रों से भी सीखते हैं, ज्ञान भी मिलता है, लेकिन विस्तृत ज्ञान का क्षेत्र विकसित करने में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन बढ़िया होगा? बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, पहले तो मैं इसको हटा दूं, ये सर्वाधिक उपयुक्त तो नहीं होगा। कविता वाली पुस्तकों का भी नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों का होता तो है, बट सर्वाधिक उचित नहीं है। सर्वाधिक उचित क्या है? बाल साहित्य का। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा वो होगा बाल साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक बात बेटा ध्यान रखिएगा, सीटेट की परीक्षा में मैं अक्सर बोलता हूँ, फिर एक बार कह रहा हूँ कि एलिमिनेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपेक्षाकृत सही उत्तर ढूंढने के। तो मैं उसी पैटर्न पे काम करता आया हूँ, इसलिए आपको सहूलियत होगी सही उत्तर ढूंढने में। साफ शब्दों में निर्देश लिखे होते हैं क्वेश्चन पेपर में कि जो भी उचित विकल्प होगा, सर्वाधिक उचित, उसका चुनाव आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? कहने का अर्थ ये है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में या उसके रेफरेंस में सबसे बढ़िया कौन सा विकल्प होगा? देखिए, बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है, बच्चों को केवल भाषा की ही पाठ्य पुस्तक दी जानी चाहिए। देखिए, जब भी संकीर्ण, नैरो या विस्तृत जो ऑप्शन ना हो, उसको सबसे पहले हटा दीजिएगा। इन्होंने कह दिया है कि बच्चों को केवल भाषा की ही पाठ्य पुस्तक दी जाए, ये अनुचित है। सिर्फ और सिर्फ भाषा की पाठ्य पुस्तकें बच्चों को नहीं पढ़ने के लिए मिलेंगी, और भी विषय हैं। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, ये भी संभव नहीं है। प्रोग्रेस रेट सबका सेम नहीं होगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। देखिए, ऑप्शन नंबर ए उतना ठीक नहीं है। सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है कि बच्चों को क्या पढ़ने के अवसर दे? बाल साहित्य। क्यों? इससे क्या होगा? बच्चों की भाषा काफ़ी मजबूत और समृद्ध हो जाएगी। ठीक है, जो हमारा उद्देश्य है। अगले नंबर पे आ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। संभव हुआ, ईश्वर ने चाहा तो आपको एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को हूबहू मिलेगा। आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। थोड़ा बहुत देखने से आपका काम नहीं चलना है, परीक्षा अगर पास करनी है तो।
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, अनुकरण वो विषय वस्तु है, मतलब जिसको फॉलो करना कहते हैं। भाषा के प्रयोग के अगर अवसर बच्चों को मिलेंगे तो बच्चों का जो भाषा विकास होगा वो बेहद अच्छा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर बन जाता है आपका सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या है? वो ये कह रहे हैं, और ये सत्य कथन है भैया, जो एकल परिवार होते हैं उनमें बच्चों का सामाजिकरण नहीं हो पाता ठीक से और भाषा का विकास भी नहीं हो पाता। वे बच्चे अक्सर शर्मीले या घबराए हुए होते, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होती, ठीक है, आत्मबल आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं होता, और वो समाज में भाषा का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाते। अगर परिवार संयुक्त होगा तो बच्चों में भाषा का विकास क्या होगा? बेहतर होगा। ठीक, इसका आधार ये है कि बच्चे परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, या यूं कह सकते हैं उनकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे, ध्यान से समझेंगे। एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है? देखिए, अगर आप अध्यापक हैं और आपका विद्यार्थी कोई दृष्टिबाधित है ना, मतलब उसे विज़न में कोई प्रॉब्लम है, उसे आँखों में समस्या है या दृष्टि में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसकी मदद उसी से करेंगे जहाँ पर देखने या आँख नामक जो ज्ञानेंद्रिय है उसका प्रयोग लगभग ना करना पड़े बच्चे को, है ना। तो सिंपल है, हम उसके लिए क्या करेंगे? श्रव्य का उपयोग कर देंगे। ठीक है, श्रव्य समझते हो, लिसनिंग की बात हो रही है। बहुत सारे तरीके होते भैया ना, उसको बोल के बता दिया गया, ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया गया, ऑडियो उसको सुनने के मौके मिले। ठीक है, तो उसमें सबसे अच्छा विकल्प जो आएगा वो होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और संभव है कि आपको इसका जवाब ना पता हो। ऊपर वाले क्वेश्चंस तो काफ़ी आसान थे। देखेंगे कि पढ़ने के विकास के चरणों में जब बच्चा उन तरीकों से अवगत हो जाता है जिसमें अक्षरों को जोड़कर अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतीकात्मक चरण होगा, शब्दावली चरण होगा, सम्मिश्रण होगा, सचित्र होगा। उत्तर सही है शब्दावली चरण। मतलब बच्चे की इससे वोकैब्स डेवलप होगी, बच्चे को शब्दों का प्रयोग करना, नए नए शब्दों को सीखना, ठीक है, उनके उच्चारण, उनका अर्थ समझना, उनके भाव को समझना, ये सब धीरे धीरे उसके अंदर विकसित होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को ठीक से देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक शिक्षण उपागम है, यहाँ मुझे फिल करना है, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे फिल करना है आपको। एक शिक्षण उपागम है जो विद्यार्थियों को वर्चस्व और उन पर प्रभुत्व रखने, मान्यताओं और प्रथाओं पर प्रश्न उठाने और चुनौती देने में मदद करने का प्रयास करेगा। देखिए, जो इन्होंने ये लिखा है ना, इससे पता चल रहा है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र या पेडागोजिकल सेक्शन की ओर बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें उसी में होती हैं। सो अगर इसको लगा दीजिए ऊपर, सी ऑप्शन को यहाँ बैठाते हैं, पढ़ते हैं उसके बाद कि समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र एक शिक्षण उपागम है। उपागम समझते हो, रिसोर्स, संसाधन, ठीक है, जो विद्यार्थी को वर्चस्व और उन पर प्रभुत्व रखने, मान्यताओं और प्रथाओं पर प्रश्न उठाने और चुनौती देने में मदद करने का प्रयास करता है। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको एक एक वर्ड का मीन भी समझा दूंगा। कई बार होता है कि आप इंग्लिश में अच्छे हैं और हिंदी में थोड़ा सा वीक हैं, तो कई बार ये हिंदी की टर्मिनोलॉजी आपको समझ नहीं आती, और इसलिए भी नहीं आती क्योंकि वो बिल्कुल सीधी सरल वाली हिंदी होती भी नहीं है। तो मैं ऐसे शब्दों को आपको इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ। रिसोर्सेज का मतलब होता है उपागम या संसाधन, ठीक है, जिनका हम उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब दीजिएगा।
शिक्षण के बोध स्तर की संरचना को काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिक्षण के बोध स्तर मतलब जो टीचिंग हुई है वो कहाँ तक सफल हुई है, इसका संरचना समय के साथ डिवाइड करना या व्यवस्थित करना, ये लिखे हुए हैं, उनको सिक्वेंसली लगाना है। सबसे पहले अन्वेषण आएगा। इसमें अन्वेषण क्यों आएगा? शिक्षक बच्चे ने कितना सीखा है उसकी जांच करेगा, उसकी खोज करेगा। इसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब हो गया कि अब शिक्षक जान चुका है कि बच्चे के पास कितना ज्ञान है, इसलिए उसी हिसाब से उसके सामने विषय वस्तु को परोसा जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। स्वांगीकरण का मतलब होता है जो भी प्रस्तुत करेगा अध्यापक उसको आत्मसात्करण करना या पुराने वाले ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना। और संगठन कहलाता है इस ज्ञान को मजबूत बनाना और संगठित करना। इसलिए आपको सीक्वेंस मिल पा रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड, पहले बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए। ये विकल्प आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को ठीक से समझेंगे और ध्यान से समझते चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे। एक भाषा कक्षा में यदि एक शिक्षक केवल, नोटिस कीजिएगा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बीच समानता और अंतर को इंगित करता है तो उसका शिक्षण किस स्तर का होगा? तो मैं आपको बता दूं, स्तर होगा समझ का स्तर। बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग फिल करने का काम अध्यापक के द्वारा किया जा रहा है ताकि बच्चे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बीच समानता, उसके विभेद और अंतर को ठीक से समझ सकें, या यूँ समझ लीजिए कि दोनों के बीच सटीक विश्लेषण कर सकें, जो हम लोग करते आते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझेंगे भैया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह कैसा होगा? देखिए, मानक संदर्भित की बात अगर करें तो मानक संदर्भित पूरी पेडागॉजी में कहीं भी सही नहीं होगा। मानक संदर्भित का मतलब है जो स्टैंडर्डाइज्ड हो, जो पर्टिकुलर किसी एक स्केल पे बनाया गया हो, विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता का प्रतिबिंब होगा। सी ऑप्शन देखेंगे, विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना करने के रूप में प्रस्तुत करेगा। देखिए, तुलना से ही ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो जाता है। उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता का प्रतिबिंब होगा उसका अपना रिपोर्ट कार्ड। क्लियर? और हम सब जानते भी हैं कि रिपोर्ट कार्ड का मीन यही होता है। ठीक है। कौन कितना स्कोर कर पाया है ये अलग विषय है, लेकिन अध्यापक को पता होता है कि इस बच्चे में क्या विशेषता है और कितना इम्प्रूवमेंट उसके अंदर हुआ है। इस तरीके से रिपोर्ट कार्ड को अभिभावक को दिया जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को ठीक से समझेंगे। कह रहे हैं कि भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश, मुद्रित कहते हैं प्रिंटेड, समृद्ध को कहते हैं मतलब जो मजबूत हो, रिच हो, कह सकते हो प्रिंटेड रिच एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो भाषा की कक्षा में प्रिंटेड रिच एनवायरनमेंट किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, उसके लिए आपको जवाब देना है। दीवारों पर उपदेशात्मक बातें लिखकर, आपको इसको मैं समझाता हूँ, समझिएगा। उपदेशात्मक बातों का मतलब क्या है? जैसे हम लोग भी पढ़ाई करते थे जब स्कूलिंग पीरियड में, तो अक्सर विद्यालय में लिखा होता था कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है ना। हमारे विद्यालय में प्रधानाचार्य ने लगभग हर कमरे में ऐसी कोटेशंस को लिखा रखा था। ठीक है। लेकिन कभी अध्यापक ने उन पर कोई चर्चा नहीं करी। तो हम लोग पढ़ते थे, पढ़ के निकल जाते थे, ये लगता था कि कोनो बड़ी अच्छी बात लिखी है, और ये भी लगता था कि भाई चूँकि छोटे थे चीज़ें समझ में नहीं आती थी। साथ में ये भी था कि जैसे उसको पढ़ के ये तो लग जाता था कि हाँ परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है, ये सफलता की कुंजी है, मतलब ताला खुल जाएगा इस वाली चाबी से, हम सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन परिश्रम सही दिशा में हो,
ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कैसे किया जाना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप गलत दिशा में परिश्रम करेंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे, कभी सफलता की कुंजी आपको नहीं मिलनी है। सो दीवारों पर उपदेशात्मक बातें लिखने से कभी किसी को कोई ज्ञान नहीं मिलना है। दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगा करके इसके संबंध में तो कुछ कहना ही नहीं है। बेहतरीन ऑप्शन क्या? कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर, बच्चों ने जो प्रोग्रेस करी हो, विद्यालय स्तर में जो उन्होंने काम करी हो, उन सब चीज़ों को अगर कक्षा में बताया जाता है, उसके पोस्टर बनवा के लगवाए जाते हैं तो बच्चे इससे इनकरेज होंगे, उनका उत्साह बढ़ेगा और ज़्यादा सीखने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चुके हैं, आ चुके हैं, देखिएगा ध्यान से। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, पेपर 1 में मोस्टली देखने को मिल जाया करता है। ठीक है, देखिएगा कि कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी को पढ़ने में अरुचि प्रदर्शित करते हैं। याद होगा आपको भी, हिंदी की कक्षा में अक्सर सो जाया करते थे, या हेड डाउन कर लिया, या क्लास में ही नहीं पहुँचे, या गुरुजी का वेट हो रहा है कि भैया हिंदी हो गई हो तो अब जाइए, आप समझ रहे ना। हिंदी की कक्षा में अक्सर बच्चों को लगता है कि हिंदी पढ़ने से क्या होना है, उससे कोई रोज़गार तो नहीं मिलना है। ठीक है, तो उसमें अरुचि पैदा हो जाती है। एक्चुअली हिंदी की महत्ता को कभी अध्यापक ने विद्यालय के द्वारा उसे डिस्कस नहीं किया गया, उसे बताया नहीं गया। ठीक है, और हिंदी बहुत अच्छा विषय है, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ सारा सीटेट में आपको पेडागोजी देखने को मिलती है। जब बच्चे हमारे साथ आप यूपी टेट करोगे ना, तो मैं आपको हिंदी की महत्ता को बताऊँगा वहाँ पर कि हिंदी क्यों पढ़ी जानी चाहिए, कितना मज़ा आने वाला है आपको। खैर चलिए, फ़िलहाल हम लोग जहाँ हैं उसी की बात करेंगे, क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। देखो बात वही आ गई ना। ठीक है, ये गलत है। अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल सही। जब भी किसी विषय में बच्चों द्वारा की गई गलतियों को बड़ी ही कठोरता के साथ डील किया जाएगा, या इसके लिए उन्हें पीट दिया गया, अपमानित कर दिया गया, तो बच्चों के अंदर का जो उत्साह होता है, आत्मबल होता है, वो डाउन होता है या लगभग शून्य की तरफ पहुंच चुका होता है ना। देखिए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि लर्निंग में एरर्स जरूर होंगी। वह व्यक्ति जो सीख रहा है वो गलती जरूर करेगा, और वह व्यक्ति जो गलतियां नहीं कर रहा है एक्चुअली वो सीख नहीं रहा है। तो ये तो अधिगम का हिस्सा है, तो इसलिए ये उत्तर आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़ेंगे, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भैया। भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें बच्चे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम में जो कहानी को शामिल किया जाता है उसका एजुकेशनल पर्पज क्या है। तो इसलिए क्योंकि बच्चों में पढ़ने लिखने की आदत बन जाएगी। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा मेरे से हिल गया था ये। देखिए, पढ़ना लिखना सीखते हैं बच्चे। अच्छा, एक चीज़ और भी है ना, कहानी में पात्र होते हैं, बच्चे बहुत रुचिकर तरीके से कहानी को सुनते हैं और समझते हैं, है ना। धीरे धीरे उन्हें पढ़ने की आदत पड़ चुकी होती है, सीखने की आदत पड़ जाएगी, लिखने की भी आदत पड़ जाएगी, कल्पनाशीलता का विकास हो जाएगा, तर्कना शक्ति बढ़ जाएगी, और वे लॉजिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो कहानियों का बच्चों के पाठ्यक्रम में काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसलिए पाठ्यक्रम में कहानियों का होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं हम लोग, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे अब हम, और क्वेश्चन को देखेंगे। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। समृद्ध को मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे रिच लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट होता हो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे,
परीक्षा में ज़रूर आएगा ये वाला क्वेश्चन। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ये क्वेश्चन या कह सकते हो कि ये विषय वस्तु में कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब भी किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी मातृभाषा का प्रयोग ना किया जा रहा हो तो भाषा सीखने में डायरेक्ट मेथड का यूज किया जा रहा है। इसी मेथड को वो पूछ रहे हैं। पढ़िए क्वेश्चन को। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती, वो होती है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। आज की क्लास यहीं तक है और आप सब जानते हो कि हम लोग 15 क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बच्चा सारे एक एक लेक्चर इत्मीनान से कंप्लीट करके देखें तो ही आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। और मेरा ये दावा है कि आपको सीटेट में सीडीपी हिंदी और मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी चिंता मत कीजिएगा। ठीक है। चलिए आज के सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे और सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है जो मेरी तरफ से आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच।